नीट का कोई भी पीवाईक्यू हो एनएलएम का, इस वीडियो को देखने के बाद इस बात का दावा है कि आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लेना और सॉल्व कर देख लेना, आपसे बन जाएगा। इस बात की 100% गारंटी मेरी है। और इस वीडियो में मैं बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से कि एक सिंगल ब्लॉक का एफबीडी कैसे बनाते हैं, फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, वहां से लेकर आपको फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हर चीज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अगले 20 से 30 मिनट में करवाने वाला हूं। एनएलएम और फ्रिक्शन वाले चैप्टर को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, इस बात की 100% गारंटी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं, हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, आई एम करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम एंड 2023 में माय डियर फ्रेंड मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया है। और अगर आप फिजिक्स में हमारा ऑरा जानना चाहते हैं तो आपको इतनी सी बात बता दे कि फिजिक्स में नीट के एग्जाम में 165 मार्क्स और जेईई मेंस के एग्जाम में 99.6 परसेंटाइल में स्कोर कर चुका हूं माय डियर फ्रेंड। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करेंगे और जानेंगे कि कैसे एनएलएम के बड़े बड़े सवालों को आसान बनाकर चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको समझाएंगे। बस एक चीज आपसे चाहिए, एक वादा आपसे करना चाहता हूं और आपसे एक वादा करवाना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जाकर यह वादा मुझसे जरूर करके जाना कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद भैया मैं नीट के पिछले 15 साल के और जेईई मेंस के पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनएलएम के कर लूंगा और जो भी मेरी गलतियां होंगी उन पे काम करूंगा। जो मुझे समझ में नहीं आया वो मैं यहां से देखूंगा। पढ़ेंगे कैसे एनएलएम को समझ लेना। अब तक हम चैप्टर पढ़ते गए, फॉर्मूला देखते गए, कंसेप्ट देखते गए, कुछ सवाल कर लिए, पर एनएलएम ऐसा चैप्टर है जहां कोई फॉर्मूला कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। यहां बेसिक नॉलेज बेसिक कंसेप्ट का काम होता है और वो हम कब सीखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये आपको मेन आना चाहिए। कब कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे और सब काम ट्रिकों से चलता है। पूरा एनएलएम एक बेसिक कंसेप्ट पे चलता है एफबीडी बनाने पर। तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे अलग अलग प्रकार के और उन्हीं क्वेश्चनों से आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं सिखाता जाऊंगा कि अगर इस टाइप का, देखो जितने भी टाइप के नीट में सवाल पूछे जा चुके हैं उस हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। थोड़ा सा रोमांटिक पेन का कलर बना लिया जाए भाई। शुरू करते हैं। फोर्स और मोमेंटम पी, संवेग या बल में क्या रिलेशन होता है माय डियर फ्रेंड? तो न्यूटन के दूसरे नियम से हमें पता पड़ा था सर कि F इक्वल्स टू डी बाय डी टी। यानी कि सर जब भी हम टाइम के साथ किसका, संवेग का या मोमेंटम का डिफरेंशिएशन या अवकलन कर दे तो हमें फोर्स मिलेगा। क्या यह बात क्लियर है? सर हमने काइनेमेटिक्स के इससे पहले वाले लेक्चर में यह पढ़ा था सर कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन करने पर कोई मिल रहा हो, कोई मिल गया तो वो क्या कहलाता है? अगर आप ग्राफ से निकालना चाहें तो उसका स्लोप कहलाता है। डिफरेंशिएशन ऑलवेज शो स्लोप या फिर ढाल शो करता है वो। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपल्स या आवेग क्या होता है? तो चेंज इन मोमेंटम या संवेग में परिवर्तन क्या होता है? आवेग होता है, जिसको इंपल्स कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। अगर थोड़ा और आगे बढ़े, इसी फॉर्मूले को मैं सॉल्व करूं, F इक्वल्स टू क्या था? dP बाई dt। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं dP इक्वल्स टू F dt। दोनों और क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे दिया जाएगा P2 माइनस P1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F dt। कहां से? T1 से T2 की ओर। वही मैंने यहां लिखा डेल्टा P इक्वल्स टू F डॉट dt। डेल्टा P किसके बराबर है भाई? संवेग में परिवर्तन किसके बराबर है? आवेग के बराबर। ठीक है, एक सवाल यहां पर आपके सामने देखते हैं। F इक्वल्स टू 3t स्क्वायर है, t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू 3 के बीच में इंपल्स या आवेग ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है सर, कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन t1 से t2 तक। t1 कितना है? 1 सेकंड। t2 कितना है? 3 सेकंड। 3t स्क्वायर डॉट dt कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, 1 से 3, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 3t की पावर 3 बाई 3, 3 से 3 कट गया सर। और इसको इस तरीके से लिख देंगे t की पावर 3 1 2 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 माइनस 1 इक्वल्स टू 26 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल है भाई, आवेग संवेग से पूछा जाता है। एक बॉल u वेलोसिटी से आती है, किसी दीवार पर टकराती है। ये क्या है? हमारी दीवार। एक बॉल को फेंका u वेलोसिटी से, दीवार पर टकराई और v वेलोसिटी से वापस आ जाती है, तो फोर्स कितना होगा? तो सर फोर्स तो कितना होगा? फोर्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम P। तो मैं फोर्स को ऐसा भी लिख सकता हूं सर, चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम होता है। ठीक है, देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इंपल्स से आवेग होता है, बट चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम क्या होता है? फोर्स के बराबर होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, फोर्स इक्वल्स टू P2 माइनस P1 ओपन T। ठीक है, तो P1 कौन सा होगा? जब वो टकराया, और P2 कौन सा होगा? जब वो वापस आ रहा है। तो वापस आ रहा है मतलब कौन सी डायरेक्शन में वापस आ रहा है? देखो इस डायरेक्शन में जितनी चीजें वो हम नेगेटिव मानेंगे और इस डायरेक्शन की सारी चीजें हम पॉजिटिव मानेंगे। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आते हुए P2 के टाइम पर, ठीक है, तो इसको नेगेटिव मानेंगे। तो मैं ऐसा लिख दूंगा P2 को m माइनस v
माइनस P1 की जगह क्या लिखूंगा m, और इस डायरेक्शन में u है तो इसको क्या लिख दूंगा u। ओपन, कितना टाइम लगा इसको यहां टकराने में, t टाइम लगा ऐसा मान लिया अपन ने, t, ठीक है। तो माइनस mv माइनस mu ओपन t, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार के सवाल भी नीट में बहुत देखे गए। एक और सवाल, अब हम चलते हैं एफबीडी की ओर। आपको कोई एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है जिसके अंदर थीटा एंगल दे रखा है। देखो मैं हमेशा एम थीटा यही मानूंगा, आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होंगी, क्योंकि मेरा काम है आपको सारे सवाल सिखाना। आपको पूछा जाएगा इस एम का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको एफबीडी बनाना आना चाहिए। देखो एफबीडी कैसे बनाएंगे मैं आपको सिखाता हूं। हमेशा नीचे की ओर बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री पर एक फोर्स लगेगा जिसको क्या कहेंगे अपन, mg कहेंगे। क्या कहेंगे, mg। अब सुनना, अगर ये थीटा है तो इस mg के मैं दो कंपोनेंट लूंगा, एक कुछ ऐसा एक कुछ ऐसा, क्योंकि हमेशा आपको फोर्स को बैलेंस करना होगा। और बैलेंस जो एक लाइन में चल रहे हैं उनको कर सकते हैं। देखो जो वर्टिकल में लग रहा है उनको वर्टिकल के साथ बैलेंस करो, जो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं उनको और बिल्कुल बेसिक सा, ये है कोई m मास का ब्लॉक, यहां लग रहा है F1 फोर्स, यहां लग रहा है F2 फोर्स, यहां लग रहा है F3 फोर्स, और कुछ ऐसा थीटा डिग्री पर लग रहा है F4 फोर्स। और आपको बोले कि इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखो तो हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स को हॉरिजॉन्टल के साथ बराबर करो, तो क्या F1 इक्वल्स टू F2 हो जाएगा, यस सर। और इसका देखो, और बोला ये रेस्ट में, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और क्या हो जाएगा, F3 इक्वल्स टू, सॉरी F1 इक्वल्स टू F2 नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सारे फोर्स लाने होंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल में, ये हॉरिजॉन्टल में, ये वर्टिकल में, बट ये ना हॉरिजॉन्टल में ना वर्टिकल में, तो इसके कंपोनेंट ले लेंगे। यहां आ जाएगा F4 cos थीटा और यहां आ जाएगा F4 sin थीटा। तो अब अगर आप इक्विलिब्रियम लिखना चाहे तो F1 प्लस F4 sin थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, F2, और F3 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, F4 cos थीटा। तो ये बिल्कुल बेसिक समझा दिया कैसे हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशनों को लिखते हैं। अब यहां नीचे की ओर लगता है हमेशा mg फोर्स, बट अपन को इस इंक्लाइन प्लेन के अराउंड निकालना होगा। तो इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल इस साइड कौन सा फोर्स लगेगा, तो अगर ये थीटा तो आप हमेशा ध्यान रखना इधर नीचे लगता है mg cos थीटा। कैसे वो एंगल निकालना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। और यहां लगता है हमेशा कितना, mg sin थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, मेरी बात सुनो भाई, बहुत महंगी चीज से आपको समझाने जा रहा हूं, इसलिए हल्के में बिल्कुल लेना मत मास्टर को, ठीक है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, बिल्कुल मैकबुक ले आया आपके लिए। ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर ये कोई ब्लॉक लगा तो वो नीचे फिसलेगा इस तरीके से। तो जिस डायरेक्शन में या फिर जहां गति हो रही है उस डायरेक्शन में अपन को फोर्स निकालना पड़ेगा। भाई ये ब्लॉक यूं मूव कर रहा है तो इसमें इस फोर्स का कोई रोल है क्या? नहीं है सर, केवल इस फोर्स का रोल है। किसका रोल है? mg sin थीटा का। तो फोर्स जो इसको मूव करवा रहा है वो कितना है? क्या mg sin थीटा है? क्या mg sin थीटा? यस सर। अपन को निकालना है एक्सेलरेशन, तो F इक्वल्स टू क्या होता है सर? ma होता है। तो a इक्वल्स टू क्या? फोर्स अपन मास होगा। यस सर। तो mg sin थीटा टोटल फोर्स है। फोर्स हम उसी को काउंट करेंगे जो मूव करवा रहा है। एक्सेलरेशन निकालते समय जो फोर्स लिखते हैं उस फोर्स में ध्यान रखना, गांठ बांध लेना इस चीज को, हम उसी फोर्स को काउंट करेंगे जो उस ब्लॉक को मूव करवा रहा है। और मूव कौन करवा रहा है? जो उस डायरेक्शन में लग रहा है। भाई कोई ब्लॉक यूं है जो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल के सारे फोर्स काउंट करेंगे। कोई इस साइड खींच रहा होगा, कोई इस साइड खींच रहा होगा, तो उन दोनों को काउंट करेंगे। बट ये ब्लॉक अगर यूं मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में लगने वाले इस ब्लॉक को नीचे से कोई खींच रहा है उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है भाई, नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो mg sin थीटा अपन m से m काट देंगे तो g sin थीटा जो है वो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। एक और सवाल है, देखिए यहां पर अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा? ये ब्लॉक देखो, यहां नीचे तो है जमीन, तो ऐसा तो है नहीं कि हवा में ऊपर उड़ने लग जाएंगे। मैंने बोला कि ये पूरा मामला v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला क्वेश्चन में कि पूरा v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, मतलब जरूर सर इस ओर लगने वाले जो फोर्स है वो ज्यादा होंगे पीछे खींचने वालों की बदले में। तो अब अपन को हॉरिजॉन्टल के सारे फोर्सेस को निकालना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल के सारे फोर्सेस कैसे निकालेंगे सर? F1 तो ऑलरेडी लग रहा है, ठीक है, सुनना, F1 ऑलरेडी लग रहा है और F4 यहां लग रहा है तो उसका कंपोनेंट होगा F4 cos थीटा इस साइड और F4 sin थीटा होगा इस साइड। अब देखो जहां हॉरिजॉन्टल में रही है वस्तु तो ये F2, F3 और F4 sin थीटा का कोई रोल है क्या? नहीं है। रोल है किसका? F1 का और F4 cos थीटा का। सर ये बीच में रस्सी है तो इस रस्सी में टेंशन फोर्स भी तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बट क्या हमें उसको निकालने की अभी जरूरत है? नहीं। ध्यान रखना कभी भी एक्सेलरेशन में इंटरनल फोर्सेस जो है उनको काउंट नहीं करना है, आंतरिक बलों को काउंट नहीं करना है। आंतरिक बल या इंटरनल फोर्सेस मतलब टेंशन, आपको इस पूरे को एक ब्लॉक मानना है। जब भी आपको ये टेंशन और रस्सी वाली या स्ट्रिंग या कुछ भी हो, आपको इस पूरे को एक ब्लॉक मानना है जिसका मास है m1 प्लस m2। एक फोर्स लग रहा है F1 यहां पर और एक फोर्स लग रहा है F4 cos थीटा यहां पर।
अब बोला है कि मूव इस साइड कर रहा है, मतलब जरूर इधर के बॉल ज्यादा होंगे, तो F1 जो है वो F4 cos थीटा से ज्यादा है, ये बात हमें पता पड़ गई। तो अब मैं अगर इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं कैसे इक्वेशन लिखूंगा, समझना भाई। F1 माइनस, देखो मेरा काम क्या है, F इक्वल्स टू ma को लिखना, तो F नेट लिखना पड़ेगा, नेट फोर्स जिसके कारण ये मूव कर रहा है। ध्यान रखना एक्सेलरेशन में फोर्स कौन सा लिखते हैं, जिस कारण वो मूव कर रहा है, तो मूव किस कारण लग रहा है, तो इन दो फोर्स के कारण, जिसमें से F1 इस साइड है, तो मैं लिखूंगा F1 माइनस F4 cos थीटा इक्वल्स टू M1 प्लस M2 ओपन A। तो एक्सेलरेशन जो है वो यहां से आपके पास आ जाएगा। तो कैसे बना इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब यहां आपको टेंशन भी निकालना है। देखो दो चीजें यहां निकालनी है, एक्सेलरेशन और टेंशन। एक्सेलरेशन जब भी आपको निकालना है, क्या इंटरनल फोर्सेस को काउंट करना है, नहीं, अपन को केवल एक्सटर्नल फोर्स काउंट करना है। एक्सटर्नल फोर्स केवल एक लग रहा है 100 न्यूटन, यानी कि वो इस डायरेक्शन में जाएगा किसी न किसी एक्सेलरेशन के लिए। अब वो एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालना, तो केवल एक्सटर्नल फोर्स को लिख लीजिए। देखो एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स जो है उनको लिख लीजिए, ओपन टोटल मास लिख लीजिए, 10, 5 और 5 20। तो ये जो है वो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीधा यही करना है, नेट फोर्स ओपन टोटल मास। क्या करना है, नेट फोर्स ओपन टोटल मास, बीच में क्या लग रहा है उससे बताने। अब अपन को क्या निकालना है, टेंशन। तो टेंशन देखो इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से T1 लग गया, इस तरीके से T2 और T2 लग गया। तो अपन को जैसे कि T2 को निकालना है, क्या करना है अपन को T2 को, तो किसी भी एक ब्लॉक का FBD बना दो। जैसे कि मैंने 5 का FBD बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम, तो उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक 100 न्यूटन इधर और एक इस साइड फोर्स लग रहा है जो कि है टेंशन। कितना है टेंशन, अब मेरे को इसको निकालना है, मैं क्या लिखूंगा, F इक्वल्स टू ma। F कितना लग रहा है सर, नेट, मूव इस साइड कर रहा है तो फोर्स लगेगा 100 माइनस T2 इक्वल्स टू m कितना है 5, और एक्सेलरेशन अपन को पता है क्या सर, यस सर, एक्सेलरेशन तीनों का सेम ही होगा, ठीक है 5। तो यहां से अगर मैं T2 निकालना चाहूं, क्या 75 न्यूटन आ जाएगा मेरे पास, क्या बहुत आसानी से अपन ने T2 निकाला, यस सर। अगर मैं T1 निकालना चाहूं तो केवल आप इस ब्लॉक को ले लीजिए, इस ब्लॉक का FBD बना दीजिए, ये 10 है, यहां लग रहा है T1, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में जा रहा है। T1 इक्वल्स टू मैं क्या लिख लूंगा, m इंटू a, तो क्या 50 न्यूटन आ गया मेरे पास आंसर। तो क्या यहां से आप टेंशन निकालना भी सीख गए बहुत आसानी से। पुली वाले सवालों में एक्सेलरेशन T1 इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में अपन को टेंशन निकालना है। सबसे पहला काम जब भी आपको टेंशन निकालने का है, आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे सर, सीधी सी बात है, हम एक्सटर्नल फोर्स को देखेंगे। T और T1 T2 इंटरनल फोर्स हमें नहीं मतलब, बट एक्सटर्नल कौन सा लग रहा है। जब भी ब्लॉक वाला क्वेश्चन है तो वर्टिकल में आपको नीचे लगा हुआ मिलेगा 10G। 10G मतलब 100 न्यूटन। 100 न्यूटन इसके कारण लग रहा है, 50 न्यूटन इसके कारण लग रहा है। तो ये 100 से नीचे खींच रहा है, ये 50 से नीचे खींच रहा है, बारी कौन है, ये 100 वाला। तो ये ऐसे मूव करेगा, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, ऐसे मूव करेगा ये ऐसे, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 ओपन नेट टोटल मास कितना हो जाएगा 15। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 50/15। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। अब आपको T1 निकालना है, तो T1 निकालना है तो कुछ नहीं है, एक ब्लॉक का आप FBD बना दीजिए, किसी का भी एक का। मैंने 5 किलोग्राम का बना दिया, नीचे कितना लग रहा है 50, ऊपर कितना लग रहा है T1। अब ये मूव कैसे कर रहा है इधर, तो मतलब जरूर T1 जो है वो ज्यादा होगा। तो मैंने इक्वेशन क्या लिख दी, T1 माइनस 50 इक्वल्स टू m कितना 5 इंटू a 50/15। तो इसको मैं काटूंगा 3 बार, तो T1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50/3 प्लस 50 करके देख लेना, आपके पास T1 आ जाएगा। T2 कैसे निकालेंगे सर, तो सुन मेरी बात, इस पुली को देख, तू इस पुली को, एक फोर्स लग रहा है T2 ऊपर की ओर और नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, यहां T1 और यहां भी T1। तो सुन मेरी बात, यहां से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, T2 इक्वल्स टू 2T1, यस सर। तो अगर T1 तेरे को मिल गया तो उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्या मामला क्लियर है, समझ में आई बात, कैसे किया मैंने सवाल को। अगले सवाल की ओर बढ़े क्या। अब एक सवाल आपके सामने है और थोड़ा एडवांस लेवल का है। यहां पर ना आपको एक्सेलरेशन पूछा ना टेंशन पूछा, तो पूछा क्या है, जब आप इस सिस्टम को, आपने ऐसा सिस्टम सजा के रखा, एक 6 kg का है, एक 4 kg का है, जब आप इस सिस्टम को छोड़ते हैं तो ड्रॉप करते हैं, तो 4 किलोग्राम का ब्लॉक किस वेलोसिटी से नीचे टकराएगा, 4 का नहीं सॉरी 6 का, क्योंकि भाई 6 वाला भारी है, ये यूं मूवमेंट करेंगे नहीं, जो भारी है उसी साइड तो गिरेगा। तो ये 6 वाला किस वेलोसिटी से नीचे टकराएगा ये पूछा है। तो सिंपल सी बात है सर, किस वेलोसिटी से टकराएगा ये पूछा है, ड्रॉप बोल रहा है, यानी कि क्या u इक्वल्स टू 0 हम कल पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी अपन को निकालनी ही है। क्या एक्सेलरेशन अपन को पता है, यस सर, कितना है -g, कितना है भाई -g। तो अब अपन को अगर नहीं एक्सेलरेशन -g होगा या नहीं होगा ये बताओ तुम मेरे को। एक्सेलरेशन कुछ और होगा जो अपन को निकालना पड़ेगा। क्या अपन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं। देखो g तो कब होता है, जब आप बिल्कुल फ्रीली गिरा रहे हो, ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसको ये यहां से खींच रहा है, तो g तो होगा नहीं सर, कुछ और होगा। तो एक्सेलरेशन अपन को निकालना पड़ेगा। तो अगर अपने पास v है, u है और a है,
तो क्या ये कितने वेलोसिटी से टकराएगा ये अपन निकाल सकते हैं या नहीं? बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आएगा भाई आंसर। एक चीज इस क्वेश्चन में ये और दे रखी है कि ये जो है वो यहां से 10 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो निकालिए भाई, देखो तो सबसे पहले अपन को एस भी दे रखा है 10, ठीक है। तो एस है अपने पास, वी है, यू है, वी निकालना है, यू है और ए भी अपन निकाल सकते हैं। ए कैसे निकालेंगे? तो नेट फोर्स कितना लगेगा? इसके कारण नीचे कितना लग रहा होगा? 60, और इसके कारण कितना लग रहा होगा? 40। तो नेट फोर्स आ जाएगा 60 माइनस 40 20। अपन टोटल मास हो जाएगा 10। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया अपने पास? एक्सेलरेशन। तो कुछ नहीं करना है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर तो अपन को निकालना ही है, यू क्या 0 होगा? यस सर। 2 इंटू ए कहां लग रहा है? नीचे की ओर, तो अपन क्या मानेंगे? -2। और एस भी अपन कहां कवर कर रहे हैं? नीचे की ओर, तो इसको भी क्या मैं -10 मानूंगा? यस सर। तो वी स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा? 4 और 0 40। तो वी स्क्वायर जो है वो अपना 40 आएगा। तो वी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? √40। या फिर इसको आप और लिखना चाहें तो 2√10 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब तक अपन बात कर रहे थे ऐसी डोरी की या फिर ऐसी स्ट्रिंग की जिसके अंदर उसका खुद का कोई मास ना हो। पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 2 ब्लॉक किसी रस्सी से जुड़े हुए बट उस रस्सी का खुद का कोई बार हो, वो रस्सी भी 2 किलोग्राम की हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ये पूछा जा सकता है कि उस रस्सी के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको टेंशन पूछा जा सकता है। तो आप कैसे निकालेंगे समझना भाई। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको टेंशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये अगर आपको जानना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस रस्सी का जो बार है उसको 2 भागों में तोड़ना होगा। उस रस्सी के बार को आपको 2 भागों में तोड़ना होगा। और टेंशन कब निकालेंगे? जब कोई फोर्स लगेगा। तो मैंने बोल दिया कि ये 100 न्यूटन से यहां खींच रहा है। 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है जो 2 किलोग्राम की रस्सी से जुड़ा हुआ और 100 न्यूटन से यहां खींच रहा है। अब आपको इस ब्लॉक के मिड पॉइंट पर, इस रस्सी के मिड पॉइंट पर आपको टेंशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे समझना भाई। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कितना होता है? नेट फोर्स ओपन टोटल मास। टोटल मास क्या है यहां पर? 10 + 5 15 + 2 में 17 लिखूंगा। टोटल मास चाहे किसी का भी, आपको सबका लिखना है, ठीक है। अब आपको टेंशन निकालना है। तो सुन मेरी बात ध्यान से, अपने पास है 2 ब्लॉक, एक है 10 का, एक है 5 का, ठीक है। और दोनों 2 किलोग्राम की एक रस्सी से जुड़े हुए, जिसके बीचों बीच क्या मैं ऐसा बना दूं? मैं ऐसा बना रहा हूं इस डायग्राम को। यहां पर तेरे को निकालना है टेंशन। तो 2 किलोग्राम की रस्सी है, तो इसको भी मैंने 1 किलोग्राम मान लिया, इसको भी मैंने 1 किलोग्राम, और यहां तुझे टेंशन निकालना है। तो इस पूरे को तू 1 ब्लॉक मान ले। ये कितना था? 5 kg का, ठीक है। और ये पूरे को भी तू 1 ब्लॉक मान ले, कितना था? 10 kg का। तो 2 ब्लॉक मान लिए तूने। अब तेरे को यहां टेंशन निकालना है। तो यहां टेंशन निकालने के लिए तू क्या करेगा? इसका एफबीडी बना दे। यहां लग रहा है 100 न्यूटन, तो 100 माइनस टेंशन जो यहां तुझे निकालना है T, ठीक है। ओपन 100 माइनस टेंशन, ये नेट फोर्स हो गया। इक्वेशन लिखनी पड़ेगी अपन को। 100 माइनस टेंशन यहां का इक्वल्स टू m कितना हो गया? m हो गया 11, क्योंकि देखो 10 + 1 11 मानना है, इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया था अपने पास? 100/17। तो यहां से क्या तू T निकाल सकता है? कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा पूछे, जहां से बोला वहां से तोड़ देना। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, ये फिर बोला 5 का, ये रस्सी है जो कि 3 kg की है, ठीक है। और ये मान लिया 10 का है, और बोला है कि इसकी लेंथ जो है वो 30 मीटर है। इसकी लेंथ जो है वो 30 मीटर है। तो बोल दे आपको कि यहां से 10 सेंटीमीटर पर, टेंशन कितना होगा? तो तेरे को इसको फिर इस तरीके से 2 भागों में बनाना है। देख मैं सीधा 2 भागों को साथ में बना रहा हूं। यहां से 10 सेंटीमीटर मतलब इसको 3 भागों में तोड़ दे, 1 1 1। तो यहां से 1 तो इसको दे दे और 2 इसको दे दे। तो 5 + 2 और ये 10 + 1। और यहां पर अब तुझे टेंशन निकालना है। क्या नहीं लिख सकता है तू? 100 - T = 11 है, ठीक है। तो क्या मामला क्लियर है यहां तक? क्या आगे बढ़े भाई? आगे बढ़े क्या?
अगला सवाल देखना भाई, अगला लिफ्ट वाले सवाल आते हैं। लिफ्ट वाले सवाल में क्या करना है, बोला जाएगा या तो लिफ्ट ऊपर जा रही है या लिफ्ट नीचे आ रही है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, जब भी तुम ऐसे सिस्टम पे खड़े हो जो मूव नहीं कर रहा है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन या नॉर्मल mg फोर्स को यूज कर दे। बट कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जो खुद मूविंग हो, जैसे कि तुम खुद एक ट्रक पे बैठे हो, तो उस ट्रक जो है वो तुम्हारा रेफरेंस है। जब तुम्हारा रेफरेंस खुद मूव कर रहा है तब जो एक फोर्स लगते हैं उसमें एक फोर्स और जुड़ जाता है जिसको कहते हैं अपन स्यूडो फोर्स। तो सुनना मेरी बात, जब लिफ्ट खुद मूव कर रही है तो आप खड़े लिफ्ट के अंदर, आपका रेफरेंस है लिफ्ट और लिफ्ट खुद मूव कर रही है, तो ऑलरेडी एक फोर्स तो आप देखो, आप खड़े हो अभी जमीन पर तो आप पे एक फोर्स लग रहा है mg। बट अगर आप लिफ्ट में खड़े रहो और लिफ्ट खुद मूव कर रही है तो उस मूविंग रेफरेंस के कारण भी एक फोर्स लगता है जिसको कहता है सूडो फोर्स या फिर छद्म बल। क्या कहता है, सूडो फोर्स या फिर छद्म बल। और कितना लगता है, तो ध्यान रखना, जो भी पार्टिकल है, जैसे कि मान लो कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जिस डायरेक्शन में आपका रेफरेंस मूव कर रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, फोर्स लगेगा कहां, तो जिस डायरेक्शन में आपका रेफरेंस मूव कर रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप पे फोर्स नीचे लगेगा। और कितना लगेगा, तो वो कितना लगेगा, आपका मास इनटू उस रेफरेंस का एक्सेलरेशन। जैसे कि कोई लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो आप पे एक फोर्स तो नीचे लग ही रहा था, कितना लग रहा था mg, बट एक और फोर्स नीचे लगेगा, कितना लगेगा, आपका मास इनटू उस रेफरेंस का एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स जो है वो कितना आ जाएगा, mg प्लस ma। अब जैसे लिफ्ट नीचे आ रही है तो पहले तो आपके ऊपर mg फोर्स लग रहा था, बट एक फोर्स अब ऊपर लगेगा जिसको कहेंगे m इंटू है, जिसको स्यूडो फोर्स कहेंगे, तो mg माइनस ma हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एक और देखते ट्रक वाला एग्जांपल। एक ट्रक है जो कि 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। अब पूछा ये जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के ऊपर आपको एफबीडी बनाकर अलग अलग चीजें पूछ सकता है। क्या करेंगे, देखो नॉर्मल तो इस पर एक फोर्स लग रहा था नीचे mg, ठीक है, बट अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, 3 इंटू इसका एक्सेलरेशन 4 इक्वल्स टू 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन एक और फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ये स्यूडो फोर्स जो है वो निकालना आना चाहिए। और अगर अब पूछ लिया जाए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये अगर आपको पूछ लिया जाए तो सिंपल सी बात है, F ओपन m, तो 12 ओपन 3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। एक और सवाल देखो, ये भी स्यूडो फोर्स का है। एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक को रखा और बोला कि इस इंक्लाइन प्लेन को a नोट से अगर मैं मूव करवा रहा हूं, इस इंक्लाइन प्लेन को अगर मैं a नोट से मूव करवा रहा हूं तो a नोट का मान क्या हो कि ये ब्लॉक फिसले नहीं। नॉर्मली तो ब्लॉक फिसल जाता है, बट अगर इस a नोट का मान अपन ऐसा क्या रखे कि ये ब्लॉक फिसले नहीं, तो सुनना मेरी बात ध्यान से, नॉर्मली तो इस m ब्लॉक के ऊपर नीचे लगता है mg sin थीटा, जिस कारण ये फिसलता है। इसके फिसलने का मेन कारण क्या है, mg sin थीटा। बट अगर तूने इसको a एक्सेलरेशन इधर दिया है तो इसके ऊपर जरूर एक फोर्स पीछे लग रहा होगा जो कि होगा a m a नोट। अब जब तू इसके कंपोनेंट करेगा तो यहां एक कंपोनेंट देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और कितना आ जाएगा m a नोट cos थीटा। कितना आएगा, m a नोट cos थीटा। अब तू चाहता है कि ये नहीं फिसले यानी कि दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर। तो मैं लिख देता हूं mg sin थीटा इक्वल्स टू m a नोट cos थीटा। ठीक है, तो अब तेरे को ये a नोट की वैल्यू निकालनी है, तो m से m कैंसल, तो a नोट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, g sin थीटा ओपन cos थीटा। क्या ये मामला क्लियर है, बात समझ में आई मेरी, क्या मामला क्लियर है, बात समझ में आई मेरी। ठीक है, आगे बढ़े क्या, देखो भाई, अब अगर ये तो नॉर्मल एनएलएम के क्वेश्चन थे। अब अगर एनएलएम में फ्रिक्शन भी शामिल हो जाए तो क्या होगा, तो सुनना, पहला फ्रिक्शन आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि जब आप मूव कर रहे हैं, जैसे कि आप सीढ़ियों पर या टाइल्स पर जब भी चल रहे हैं तो आप नहीं गिर रहे, क्यों, क्योंकि नीचे एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो आपको खड़ा होकर चला रहा है, वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो आप जब मूव कर रहे हैं, जब आपकी कोई काइनेटिक एनर्जी है और आप मूव कर रहे हैं और जो फोर्स नीचे फ्रिक्शन का लग रहा है उस फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n। n क्या है सर, इतनी देर से समझते हुए आ रहे हो, n क्या है, n है कांटेक्ट फोर्स या फिर अभिलंब बल। जो भी वस्तु किसी के भी कांटेक्ट में होती है, ये ब्लॉक अगर इसके कांटेक्ट में, तो एक फोर्स n ऊपर लगेगा जिसको कहेंगे अपन अभिलंब बल या फिर नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाता है तो कांस्टेंट आता है जिसको म्यू के कहते हैं। म्यू के क्या है भाई, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, म्यू के क्या है, फ्रिक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक होती है। कितनी होती है, 0 से इनफाइनाइट तक। तो जब भी आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं, एक क्वेश्चन में ये बोला है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, नहीं 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये बोला है। और आपको क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो कैसे निकालेंगे भाई एक्सेलरेशन, बहुत सिंपल सी बात है सर।
अगर ये मूव कर रहा है मतलब कोई न कोई एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और ये मूव कर रहा है, यानी कि हो सकता है फ्रिक्शन के कारण मूव करे, तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे कैसे? म्यू इंटू एन। एन कैसे निकालेंगे? ये ऊपर एन है तो नीचे कोई न कोई फोर्स जो लग रहा होगा mg, तो mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n। तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा? 20। तो 20 n इंटू 0.8 तो क्या 16 न्यूटन आंसर आ गया। फोर्स का आंसर 16 न्यूटन आ गया। तो ए नॉट जो है एक्सेलरेशन कितना होगा? तो 16 ओपन इसका मास तो कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सुनना मेरी बात, जब भी आप खड़े हैं और आप पहला कदम चलना चाहते हैं तो कोई चीज आपका विरोध करेगी, या फिर एक कार बंद होकर कहीं खड़ी, आप अगर उसको धक्का मारना चाहते हैं तो एक चीज उसका विरोध करेगी। पहले आपको बहुत तेज धक्का लगाना पड़ेगा तब वो चलना शुरू करेगी, पर जब चलना शुरू कर देगी तब बहुत आसानी से चलेगी। तो जो उसको पहली मूव करने से, चलने से रोक रहा है, वो फोर्स कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि रुके हुए व्यक्ति पर या वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम, वो किसके बराबर होती है? म्यू इंटू एन के। यहां भी म्यू की वैल्यू ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट 0 से इनफाइनाइट तक होगी, और म्यू है हमेशा म्यू कैसे ज्यादा होता है। अब सुनना मेरी बात, जब भी आप कोई फोर्स लगा, जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए ये अपनी एक बुक है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये रखा। अब मैं इसको यहां खींचने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, बट ये तभी खींचेगा क्योंकि देखो इसके इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। पर जब ये चलना शुरू कर देगा तब एक और फ्रिक्शन लगेगा, वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है और एक फोर्स है, तो आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि उसका विरोध करेगा। तो मानो मैंने इसको एक F बल से यहां खींचा, F फोर्स से यहां खींचा, तो जब मैं यहां शुरू कर रहा हूं तब एक फोर्स लग रहा है यहां पीछे की ओर, वो कौन सा लग रहा है? F स्टैटिक्स। ठीक है, तो सुनना मेरी बात, जब एक्सटर्नल फोर्स F, कैपिटल F, जब इससे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा, तब वस्तु मूव करेगी। ठीक है, और फ्रिक्शन नेट पूछा जाए तो किस फ्रिक्शन के बराबर होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि भाई ये F ज्यादा है, यानी कि वस्तु ने मूव करना शुरू किया, मूव कर रही है, तो नेट फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। बट अगर ये F जो है, मतलब कि मैं इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूं वो फोर्स इतना कम है कि इसका स्टैटिक फ्रिक्शन को बराबर नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे? तो इसके स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर बराबर नहीं कर पा रहा है, यानी कि सर ये वस्तु मूव नहीं करेगी, और मूव नहीं करेगी तो जो फ्रिक्शन होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो किसके बराबर होगा? जो आपने F नेट लगाया उसके बराबर होगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखना, अगर दोनों बराबर है तो वस्तु जस्ट मूव ही करेगी, फिर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो और आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। तो सर हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है? सुनना मेरी बात, जब भी आपको स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों गेम में, तो सबसे पहले आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको ये चेक करना है कि ये F से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो फिर वो मूव करेगा और फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर लगेगा। बट अगर Fs जो है वो F से ज्यादा है, अगर Fs जो है वो F से ज्यादा है तो वो मूव नहीं करेगा। और इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स, अगर देखो एक्सेलरेशन पूछा तो 0 क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा है, बट अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछा तो ये जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उतना ही वो लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन देखो, यहां आपको फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, म्यू एस दे रखा है, म्यू क्या दे रखा है, और ये वस्तु दे रखी है। तो जब दोनों गेम में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? Fs मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम लग सकता है? तो बहुत सिंपल सी बात है, n इंटू मैं क्या करूंगा? n इंटू म्यू एस। तो n कितना लग रहा है? क्या mg के बराबर होगा? mg कितना है? 80 इंटू म्यू एस कितना है? 0.3, तो 32 न्यूटन आ गया। तो मेरे पास Fs आ गया 32 न्यूटन, बट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। तो F इज लेस देन Fs। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन तो कितना होगा? 0, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा है। और फ्रिक्शन पूछ लिया जाए, देखो अपने को Fs मैक्सिमम पूछा होता तो 32 बोल देते, बट केवल फ्रिक्शन फोर्स पूछा जाए तो कितना लगेगा? जितना एक्सटर्नल फोर्स है उसके बराबर, तो कितना लगेगा? 10 न्यूटन लगेगा। ठीक है, एक और वस्तु है, एक और सवाल है, देखना भाई क्या है सवाल। सवाल ये है कि एक M1 ब्लॉक है और एक M2 ब्लॉक है। M1 को एक सतह पर लटकाया गया है। देखो मैं फिर तुमको समझाता हूं एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल ये रहा, यहां पर मैंने एक M1 ब्लॉक रखा है, ये रहा। अब इसको एक रस्सी से खींचा और एक नीचे एक M2 ब्लॉक रखा है। तो इसको आपने रखा है किसी जमीन पर, M1 को तो जमीन पर रखा है या फिर किसी भी सरफेस पर रखा है, तो एक फ्रिक्शन लगेगा जरूर पीछे की ओर। ठीक है, देखो ये M2 जो है वो यहाँ नीचे बल लगा रहा है, जो कि कितना है? M2G। ठीक है, तो यहाँ एक टेंशन लग रहा है T, जो टेंशन यहाँ भी लग रहा है T। अब ये T चाहेगा कि ये इसके साथ आगे बढ़े, ठीक है, बट इसका विरोध करेगा पीछे से एक फ्रिक्शन का फोर्स। ठीक है, पीछे से एक फ्रिक्शन का फोर्स विरोध करेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर नीट में कि म्यू की वैल्यू कितनी हो कि M1 मूव ना करे। तो M1 कब मूव ना करेगा?
M1 तब मूव ना करेगा सर जब Fs जो है वो ज्यादा हो या बराबर हो, किसके, Fs जो है वो F एक्सटर्नल से ज्यादा हो या बराबर हो। जब ये पीछे लगने वाला F, देखो पहले ये रेस्ट में, पर जैसे इस पे फोर्स लगेगा ये मूव करने लगेगा। अपन चाहते हैं कि ये मूव ना करे, कब मूव नहीं करेगा, जब F एक्सटर्नल जो है, ये टेंशन F एक्सटर्नल जो है वो इससे कम हो या इसके बराबर हो, तब मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हमको F एक्सटर्नल लिखना है, तो Fs को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या म्यू इंटू M1G लिख सकता हूं, यस सर। और F एक्सटर्नल कितना है T, और T को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, क्या M2G के बराबर लिख सकता हूं, यस सर। तो म्यू इक्वल्स टू कितना आ गया, G से G तो कट गया, तो क्या M2 अपन M1 आ गया, मतलब म्यू का मान M2 अपन M1 के बराबर होना चाहिए, तब ये मूव नहीं करेगा। तो हर टाइप का क्वेश्चन अपन ने देख लिया। तो आज की इस क्लास में इतना, बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको एफबीडी बनाना सिखाया। आई एम 100% श्योर इस लेक्चर को देखने के बाद आप नीट का सवाल करिएगा, इसी के आसपास आपको सवाल सारे देखने को मिलेंगे। और अगर आपने नीट के 15 साल के, जेईई मेंस के 3 साल के सवाल कर लिए, शायद ही इस साल ऐसा कोई सवाल आ जाए जो आपसे ना बने, सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक प्यारा सा कमेंट जो है आपका जरूर करें। एक वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में करें कि हाँ भैया इस लेक्चर के बाद मैं नीट के पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू करके मानूंगा। और जब कर लो तब आके बता देना कि हाँ भैया हो गए, और कितने सवाल आपसे नहीं बने और कितने बन गए ये भी जरूर 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 बताना। बाकी वीडियो और ज्यादा पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन के साइड में एक हाइप पॉइंट का टूल आता है, तो वहां से वीडियो को हाइप कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।